हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे सभी प्यारे स्कूल साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो मैं यशवंत बिसेन आप सबका स्कूल साथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, बहुत समय से आप लोगों को इंतजार था कि मैथ्स की क्लास आ गई, इंग्लिश की क्लास आ गई, साइंस की भी क्लास आ गई। अब एसएसटी कौन पढ़ाएगा? जी हाँ, आप लोगों के साथ सामाजिक विज्ञान विषय हम दोनों डिस्कस करेंगे, आप और मैं, है ना। इंग्लिश वाले एसएसटी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ाने वाला हूं, और सिर्फ मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा। जी हाँ, होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा समस्या वाला विषय होता है वो होता है हिंदी में सामाजिक विज्ञान। समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। एसएसटी वाले परेशान रहते हैं, सर मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है ना, हिंदी तो खैर आ ही जाती है। ठीक, समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है एसएसटी में, समस्या आती है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो इसको हम बायलिंगुअल नहीं करेंगे। अभी मैं हिंदी माध्यम के जितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए एसएसटी, जो कि हम इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक साथ। जैसे कौन कौन सा? सबसे पहले आती है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो सोच के देखिए, 4 सब्जेक्ट। और स्कूलों में क्या होता है, एक ही टीचर पढ़ाते, पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको और बेहतर बनाएंगे। हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्टीज होंगी जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोप के बारे में। बिल्कुल, आप बढ़िया पेन कॉपी लेकर बैठना है, बैठो। चाय के साथ मैगी लेके बैठना है, बैठ जाओ और आराम से एंजॉय करो लास्ट तक। ठीक है, याद बिल्कुल नहीं करना है, बस क्लास को समझना है। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपकी टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर पर। पहले चैप्टर में क्या दिया है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उदय मतलब पहले अंधेरा था। जैसे सूर्य का, सूर्य का क्या होता है? उदय होता है ना। मतलब पहले वो नहीं था, फिर अचानक से उगता है। तो वैसे ही नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद है, वो कैसे उभर कर आया, और वो भी कहां पर? यूरोप में। तो इस प्रोसेस को हमको समझना है, तो हम बिल्कुल टेक्स्ट बुक को ही, एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे। तो यहां शुरुआत जो होती है वो हमारे पहले चैप्टर, जिसमें हम परिचय देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का, और इसको हमने मापांक 1 इसका नाम दिया है। एक व्यक्ति है, फ्रेडरिक सोरियू, या मैं सेरियू कहता हूं इसको। ठीक है, तो एक व्यक्ति है फ्रेडरिक सोरियू। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई। अभी मैं दिखाऊंगा कौन सी पेंटिंग बनाई है ना। इन्होंने एक फ्रांसीसी कलाकार थे ये 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार करी। ठीक, उन्होंने एक ऐसे विश्व का सपना देखा जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बना हो, जैसा कि उन्होंने उन्हें कहा था। ठीक है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, समझ में आया? वो कौन सी रानी है तुम्हें नहीं पता, ऐसी फ्रेडरिक सेरियू है। ये इमेजिनेशन करता है कि मुझे कैसा विश्व चाहिए। ठीक है, एक ऐसे लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य। लोकतांत्रिक मतलब जहां पर जनता का महत्व हो, जहां पर समाज की एक जिम्मेदारी हो, समाज का एक अपना औहदा हो, उसका महत्व हो, ऐसे विश्व की कल्पना करता है। और उस इमेजिनेशन को वो एक पेंटिंग के थ्रू बताता है। तो हमको पूरे इस चैप्टर का जो सार है, संक्षेप है, वो हमको पेंटिंग की जितनी भी कलाकारी है, इसमें जो इन्होंने अदाकारी दिखाई है, वो पेंटिंग आपको बताएगी कि इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। अब वो पेंटिंग कौन सी है, आइए देखते हैं। ये आप पेंटिंग देख रहे हो, ये फ्रेडरिक सोरियो ने क्या करी है, ये एक पेंटिंग तैयार करी। अब यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं दिख रही है, पर अगर इसको ध्यान से देखो, यहाँ एक महिला है। अब महिला है, पुरुष नहीं समझ में आ रहा है, तुम समझ लेना, पर यहाँ पर जरूर महिला है। इसके हाथ में एक मसाल भी है, किताब भी रखी है। बहुत सारे लोग अलग तरह तरह के झंडे लेकर रैली कर रहे हैं, है ना। एक रेल यात्रा जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अपन सबसे पहले हम इस पेंटिंग को समझेंगे कि आखिरकार ये पेंटिंग में ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये अपने आप में क्या बताते हैं, है ना। जैसे कि मेरा अगर कोई पेंटिंग बनाएगा, मेरा अगर कोई स्केच बनाएगा, है ना, तो ये बाल है, ये सर है, ये नाक है, ये जमाने भर की चीजें होंगी ना। तो वैसी ये पेंटिंग में अलग अलग चीजें अपने बारे में बताती है।
क्या बताती हैं इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले मैं इस महिला का जिक्र करूंगा, अधिकतर क्या है महिलाओं से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो, यहां आप उनके एक हाथ में ज्ञान की मशाल को देख सकते हैं। जी हाँ, नहीं देख रहे हो, मैं दिखाता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक मसाल है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक हाथ में ज्ञान की मसाल, इसको क्या बोला, ये ज्ञान की मसाल है भैया, ठीक है। दूसरा, यहां पर दूसरे हाथ में, जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में चित्रित किया था। अब यहां पर मैंने आपको बोला कि याद होगा, कैसे याद होगा सर, आप तो फर्स्ट क्लास ले रहे हो ना जी ना, आप लोगों ने नाइन्थ पढ़ी है। अरे हाँ बिल्कुल, अगर आप नाइन्थ नहीं पढ़ रहे होते तो आप आज टेंथ की एसएसटी की यशवंत भैया की क्लास नहीं देख रहे होते, है ना। तो ये आपको याद दिला रहा है कि मुन्ना, जो तुमने पहले पढ़े हो वो एक बार यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज कैसे, ये बता रहा है कि आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, बोलेंगे हाँ। कब पढ़ी है सर, नाइन्थ क्लास में पढ़े थे। तो नाइन्थ क्लास में जो आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़े हो, आगे मैं भी पढ़ाने वाला हूं, नाइन्थ का भी हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो वहां पर स्वतंत्रता, जैसे हम भारत बोलते हैं, आप सब इंडियंस हैं, भारत में रहते हैं, भारत को किसी ने देखा है ना। हम भारत माता की एक फोटो लगाते, बोले ये हमारी भारत माता है, तो हमने भारत को एक महिला के रूप में चित्रित किया है। तो वैसे ही फ्रांस के लोगों ने भी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब आजादी को, इस शब्द को एक महिला के तौर पर उन्होंने चित्रित किया था, बताया था, ठीक है। अब इनके हाथ में एक किताब दिखाई दे रही है ना, और इस किताब को इन्होंने बोला चार्टर, और यह इसमें क्या लिखा हुआ है, मनुष्य के अधिकार लिखे गए, कि जो मानव है, जो जनता है, जनता के क्या अधिकार होंगे। अब समझना, फ्रांस की क्रांति से हम इसको जोड़कर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उस फ्रांस की क्रांति का ही प्रभाव रहा कि पूरे यूरोप में लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा, आजादी स्वतंत्रता के प्रति उनकी भावना आकर्षित हुई। ठीक है। तो जैसे टिकटॉक आया, है ना, फिर वहां से रील्स का सीन आया, फिर इंस्टाग्राम फेमस हो गया है, अब तुम तो सब तो जानते ही हो, है। तो वैसे ही क्या था कि यहाँ पर इन्होंने एक किताब रखी है जहां पर मनुष्य के अधिकारों का क्या है, लेखा जोखा है। मतलब उसने एक किताब रखी, उसमें मनुष्य को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे वो सब लिखा हुआ है। और किसके पास लिखा हुआ है, स्वतंत्रता नामक महिला के पास। तो इमेजिनेट करते जाना, आप तो अपनी मम्मी को ही बोलना, मम्मी आज तुम स्वतंत्रता हो, मैंने आज तुमको स्वतंत्रता बोल दिया, ठीक है। तो तुमको अगर मैं स्वतंत्रता बोल रहा हूं तो आपके पास मेरे लिए कुछ ना कुछ तो होगा। आप स्वतंत्र तब होंगे जब आपके पास खुद के अधिकार होंगे। आप बोलते हैं ना कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, क्यों, क्योंकि आपके पास अपने राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, ठीक है। तो वही इमेजिनेशन यहां पर तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा, यहां पर चित्र के अग्रभाग में धरती पर निरंकुश संस्थाओं के प्रतीकों के टूटे हुए अवशेष पड़े। यहां पर नीचे आप दिखाई दे रहे हैं, हमने पहले इस महिला का जिक्र कर लिया, इसको मैंने आपको बता दिया कि इसके एक हाथ में मसाल है, ज्ञान की मसाल है, यहाँ पर किताब है ना। इस महिला को क्या बोला गया, तो स्वतंत्रता बोला गया। इस किताब में क्या लिखे हुए हैं, मनुष्य के अधिकारों का क्या है, ये चार्टर है। अब नीचे ये सब क्या पड़ा है सर, हाँ, तो ये अवशेष है, ये बता रहा है कि हमें, हमारा एक ऐसा राज्य होगा जहां पर जितनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे मानव जीवन के लिए नुकसानदेह है, उन सब को हमने रौंद डाला, ठीक है। तो ये अवशेष को यहां पर दिखाने की कोशिश किया है इस चित्र में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखना, सोरियो के काल्पनिक दृष्टिकोण में विश्व के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में समूहीकृत किया गया है, जिन्हें उनके झंडों और राष्ट्रीय वेशभूषा के माध्यम से पहचाना जाता है। ये बोलता है कि देखो, पूरे यूरोप के अलग अलग देशों के लोग जो है अपनी अपनी पहचान का झंडा लेकर इस स्वतंत्रता की महिला के पास जा रहे हैं, किनको समाप्त करके, पुरानी रीति रिवाज जितना भी है सब परंपराओं को इन्होंने रौंद डाला, और इसके ऊपर जनता चल रही है। मतलब ये इमेजिनेशन करके, इस इमेज के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ अब जनता जाग चुकी है।
और इस जनता को इन्होंने सभी यूरोप के अलग अलग देशों को बताया है कि देखो यहाँ पर जो अलग अलग झंडे दिखाई दे रहे हैं सब अलग अलग देश के लोग हैं और सबको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सभी को क्या चाहिए, मानव के अधिकार चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर प्रतिमा के पास कुछ और भी दिखाई दे रहा है भाई, इसको भी समझते हैं इस चित्र में बनाना क्या चाह रहा है। स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे थे, जो उस समय तक पहले से ही राष्ट्र राज्य बन चुके थे। तो अब यहां पर एक सवाल आएगा, सबसे आगे कौन चल रहा है, यूएसए चल रहा है, ठीक, उसके बाद कौन चल रहा है, स्विट्जरलैंड चल रहा है। बात कहां की हो रही है, यूरोप की हो रही है। ठीक है सर। अब ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो उस समय तक पहले से ही राष्ट्र राज्य थे, तो अब एक सवाल आएगा कि सर राष्ट्र राज्य क्या होता है ना। तो इसको जानने के लिए पिक्चर में अंत तक बने रहें, थोड़ा सा पानी पी ले, है? फिर आगे आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। वैसे थोड़ा सा जान लो, राष्ट्र राज्य उसको बोलेंगे जहां के लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, उनके खुद के अधिकार हो, वहां पर शासन राजा महाराजाओं के द्वारा ना होकर वहां पर जनता के द्वारा चुने हुए लोगों से शासन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आज हम देखते हैं, है? कोई राजा का बेटा राजा बन रहा है, नहीं बन रहा है सर। लोग जिसको चुनकर भेजेंगे, चुनाव में जो जीतेगा वो उनका नेतृत्व करेगा। तो ऐसा एक सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं। तो ऐसे उस समय तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड हो चुके थे। अब वो चाह रहे थे कि दुनिया के और भी देशों में इसका प्रचार प्रसार हो और दुनिया के और भी देशों में जहां पर राजा महाराजाओं का शासन है उसको समाप्त किया जाए और जनता को उसके अधिकार दिए जाए। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं आया है तुरंत पॉज करो और कमेंट लिखो। यूट्यूब पे क्लास है, बाकी एप्लीकेशन पे तो सब कुछ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाने जाने वाला फ्रांस अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचा है। अच्छा देखो, ये रैली आगे बढ़ रही है, ये प्रतिमा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फील करो, फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, हाँ। और प्रतिमा के पास कौन खड़ा है, इसका मतलब जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है उनको तो ये आजादी के दर्शन, स्वतंत्रता के दर्शन हो गए हैं, मतलब वो आगे आगे चल रहे हैं। अब बोले देखो हम तो स्वतंत्रता ले लिए, अब तुम भी पीछे आओ। तो इधर से कौन आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, बोले हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक, तो ये बताओ फ्रेडरिक साहब कितने ब्रिलियंट रहे होंगे ना, मतलब उन्होंने पूरे एक कल्पना की ऐसा होगा, उसको पूरा चित्र में बनाया, है ना। जैसे मैं अपने आप को अगर मैं फील कर रहा हूं तो देखो मैं एक क्या बनाना चाह रहा हूं, घर बना रहा हूं। ठीक है, समझना, छोटू सा घर बनाऊंगा कि मेरा ऐसा घर हो, मिट्टी का बना हो, ठीक, यहाँ पर 3 4 बच्चे हों, मेरे नहीं रहे, पड़ोसियों के। ठीक है, वो खेल रहे हैं, इतना बड़ा गार्डन हो, यहाँ पर मैं एक गेट रखूंगा, जो पहले से अपन बनाते आए हैं। तो ये एक्चुअल में भी ऐसा हो सकता है? नहीं है तो मैं ऐसे कल्पना तो कर ही सकता हूं कि यहाँ पर मेन गेट होगा, एक छोटी सी खिड़की होगी जहां से सनलाइट आएगा, है? तो ये इमेजिनेशन है। तो ऐसे फ्रेडरिक सेरियो ने भी क्या किया, एक इमेजिनेशन तैयार किया जिसको आगे चलकर है बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। और आप देखेंगे कि इसमें फिर वैसा ही हुआ जैसा कि इन्होंने चित्र में दिखाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या है सर, जर्मनी, जो फ्रांस की हम बात कर रहे थे, उसके पीछे और क्या, तो उनके पीछे जर्मनी के लोग काले लाल और सुनहरे झंडे लेकर चल रहे हैं। मतलब फ्रांस के पीछे कौन चल रहा है, जर्मनी चल रहा है। हा? तो अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने तो सिर्फ फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग को देखी जिसमें उसने एक ऐसे लोकतंत्र वाले गणराज्य के बारे में बताया है। उसने कुछ इतिहास की घटनाओं को उस चित्र में बताया है और वो एक मैसेज दे रहा है उन पुरानी घटनाओं का और आने वाले समय का। ठीक, तो जर्मनी की बात भी हो गई। अब समझना, उनके द्वारा धारण किया गया झंडा 1848 में अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत एक राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने की उदारवादी आशाओं की अभिव्यक्ति है। मतलब अभिव्यक्ति,
मतलब क्या होता है, विचारों को व्यक्त करना। अब समझ रहे, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप किसी को पसंद करते हो, है ना, अब आपके अंदर उसका विचार है, तो अब आप व्यक्त कितने प्रकार से कर सकते हो? या तो प्रेम पत्र लिख कर, ठीक, या तो तुम उसको बोल दो, आई लाइक यू, आई लव यू, जो भी है तुम बोल दो। एक हो गया बोल कर, एक हो गया लिख कर। अब आजकल तो व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलते हैं, वो कर देते हैं। नहीं तो और क्या कर सकते हैं सर? और ये कर सकते हैं कि उसको गुलाब का फूल दे दो, है, 14 तारीख को, 14 फरवरी को। समझ में आया? या तो एक्सेप्ट करेगी या तो, समझ में आया? हाँ, एक्सेप्ट करेगी या फिर आपको कुछ और भी कर सकती है, मना भी कर सकती है, ठीक। तो अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कई बार हम लोग सिंबल का भी यूज करते हैं। तो जर्मनी के लोगों ने जो झंडा लगाया था, वो एक प्रतीक था उस बात को बताने के लिए कि हम भी आजादी चाहते हैं, हमको भी क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ठीक। चलो, अब यहां पर और चीजों को समझते। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय सोरियो ने यह छवि बनाई थी, उस समय जर्मन लोग एक संयुक्त राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं थे। मतलब ये बोल रहा है कि जब ये पेंटिंग बनी थी, तब आज जैसा आप जर्मनी देख रहे हो या जैसी कल्पना हम करते हैं, ये वैसा नहीं था। ऐसा बनेगा, ऐसा फ्रेडरिक सेरियो ने पहले से ही सोच रखा था कि ऐसा होना चाहिए, और वहां की जनता भी ये चाहती है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो ये पेंटिंग पेंटिंग खेल रहे थे। और क्या है सर? जर्मन लोगों में ऑस्ट्रिया, ट्रेवेल, सिसिली राज्य, है ना, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी शामिल थे। मतलब अलग अलग जो यूरोपियन कंट्री के, है, यूरोपियन जो यूरोप महाद्वीप है, वहां के जितने भी छोटे छोटे देश थे, वो सब इस कतार में चल रहे थे। सबको चाहिए आजादी, सबको चाहिए आजादी। समझ में आया? ठीक है। चलो भैया, ये तो पेंटिंग पेंटिंग खेल लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है बिल्कुल पूछ सकते हो। तो सर फिर कहाँ बताओगे? आपको एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, वहां पे अपन खूब सारी बातचीत करेंगे। चलो, अगला क्या बोल रहा है? ऊपर स्वर्ग से मसीह, संत और देवदूत इस दृश्य को निहार रहे हैं। कलाकारों ने इतना उपयोग दुनिया के देशों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, ठीक है। कलाकार ने इसका उपयोग दुनिया के देशों के बीच, मतलब देखो, ये ईसा मसीह हैं, है ना, और वो देख रहे हैं इस खूबसूरती को कि देखो कितने सारे लोग एक साथ हैं, है ना, एक साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। एक नई दुनिया बनाने के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर सबके बीच भाईचारे का प्रतीक दिख रहा है। सबका एक ही गोल दिखाई दे रहा है कि भाई साहब 10th में जबरदस्त परसेंट बनना चाहिए। जबरदस्त का मतलब ये नहीं कि तेरे भाई ने तो 60% बनाया, नहीं ना, है ना, 95+ बनना चाहिए। सुपर 100 बैच में अपने को जाना है। चलो भैया, इस अध्याय, या अध्याय सॉरी, सोरियो द्वारा परिकल्पित कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। मतलब इस पेंटिंग में सोरियो फेडरिक ने, या फ्रेडरिक सोरियो ने जितनी बातें यहां पर इस चित्र में बताई है, उसका जिक्र करते हुए हम इतिहास को जानेंगे, ठीक। अभी मैंने क्या बताया? सिर्फ पेंटिंग बताया, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, और बहुत लंबे पैराग्राफ में लिखा है। पैराग्राफ में पढ़ने मजा नहीं आता, हमने उसी पैराग्राफ को क्या कर दिया, यहाँ पर चैप दिया। पर कैसे? एंटरटेनिंग फॉर्मेट में, ताकि आप चित्र देखो, आपको पाठ समझ में आ जाए। बस एक बार पढ़ लेना अगर इच्छा हो तो, नहीं भी पढ़ो तो आपको हम इतना कैपेबल बना देंगे कि आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक। चलिए, बढ़े आगे। चलो भैया, ये हो गई पेंटिंग। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे पार्ट में जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या होता है, ठीक। और ये मुद्दा जो जुड़ा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से जुड़ा है। क्या जानेंगे? फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये राष्ट्र का विचार कैसे आया? पहले तो रियासत हुआ करती थी, राजा महाराजा, किंगडम सिस्टम हुआ करता था। कैसे हम किंगडम सिस्टम से, राजशाही व्यवस्था से, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम कैसे आए, इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो इस चीज को हमको दोस्तों समझना है। चलिए स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी हैं? चलो, देखो, 19वीं शताब्दी के दौरान
राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने पूरे यूरोप की राजनीति और मानसिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन लाए। क्या कह रहा है? अच्छा, सबसे पहले यहां पर आपने देखा होगा, आप सुनते हैं 19वीं शताब्दी क्या होती है। देखो, मैं इस चीज को आपको पहले क्लियर करता हूं। शताब्दी मतलब किसी 100वें वर्ष की शुरुआत जो होती है। जैसे अभी हम क्या कहते हैं कि 21वीं सदी। 21वीं सदी कब से स्टार्ट होती है? तो ये सन 2000 से, सन 2000 से 3000 के बीच में ये जितना भी हम टाइम पीरियड हम देखेंगे, इसे हम कहेंगे ये 21वीं शताब्दी चल रही है। सॉरी, ये 3000 नहीं, गलत कर दिया मैंने, 2000 से 2100 तक। ठीक, 2000 से 2100 तक ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। इसके पहले 1900 से हम 2000 तक आए तो हमने क्या बोले कि ये 20वीं सदी की बात है। किसकी? 20वीं सदी की बात है। ठीक, फिर हमने क्या किया? हमने देखा कि अगर हम 1800 से 1900 के बीच, ये 100 साल के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, तो हम इसे कहेंगे 19वीं सदी। तो यहां पर याद रखना कि अब जितनी भी घटनाएं हम जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो 1800 से 1900, इन 100 साल के बीच में घटनाएं घटित हुई हैं। तो चलिए भैया जानते हैं क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद। सर, राष्ट्रवाद क्या होता है? अभी मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप की राजनीति और मानसिक दुनिया में परिवर्तन लाया। चलिए भैया समझते हैं क्या कह रहा है ये। देखो, राष्ट्रवाद क्या होता है समझना। देखो, राष्ट्रवाद का मतलब यह होता है कि जहां पर जो सत्ता है या शक्ति है लोगों के पास हो। ठीक, और ये लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करें। ठीक, राष्ट्र से प्रेम करें, साझा संस्कृति हो, साझा संस्कृति, और उसकी अपनी एक पहचान हो, पहचान हो। ठीक है, और इसके लिए अपनी, और इसमें लोगों के पास में क्या हो? स्वतंत्रता हो। तो जब इतनी चीजें, इन चीजों की अगर लोग क्या करें? मांग करें। ठीक है, इसका मतलब वो किसकी मांग कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की मांग कर रहे हैं। ठीक, जहां पर रह रहे लोगों का अपना एक अस्तित्व हो। ठीक, तो जब ये मांग आई, ये डिमांड आई, तो वहां के लोगों का क्या हुआ? विचार बदले। वो राजशाही जो व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और जब आवाज उठाएंगे तो राजनीतिक उथल पुथल भी हो जाएगी। कैसे होगी समझेंगे आगे। चलो, इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम यह हुआ, मतलब जो भी संघर्ष चला राजशाही राज व्यवस्था के खिलाफ, तो उसका परिणाम यह हुआ, ये थोड़ा एरो गलत लग गया है, उसका परिणाम क्या हुआ देखना। उसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के राजवंशी साम्राज्य जो हैं वो क्या बन गए? राष्ट्र राज्य बन गए। क्या बन गए? यूरोप के राजवंशी साम्राज्य क्या बन गए? राष्ट्र राज्य बन गए, जहां पर सत्ता जो है ना, शासन जो है किसके हाथों में चली गई? वहां के लोगों के हाथों में। ठीक है, और लोगों को क्या मिल गए वहां? सभी लोगों को अधिकार मिल गए। समझ पा रहे हो दोस्तों? ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसको ये क्या कर रहे हैं? ब्रीफ में समझाते जा रहा है ना। पहले क्या बताया कि यूरोप की राजनीति और मानसिक दुनिया में परिवर्तन आए, राष्ट्रवाद ऐसी शक्ति के रूप में उभरी, ये विचारधारा ऐसे उभरी, और इस विचारधारा का परिणाम ये रहा कि जो राजवंशी साम्राज्य थे वो क्या हो गए? इसको डिसलाइक किया गया। लाइक किसको किया गया? राष्ट्र राज्य को किया गया। चलिए अब मैं आगे बताता हूं क्या बताया है। चलो, आधुनिक राज्य की अवधारणा और प्रथाएं, जिसमें एक केंद्रीकृत शक्ति जो स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर, परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभु नियंत्रण रखती थी, यूरोप में लंबे समय से विकसित हो रही थी।
देखो एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन के लिए क्या होता है, धीरे धीरे चीजें हो रही होती है। जैसे आज हम देखते हैं डिजिटल क्रांति आ गई बोलते हैं अपन, है ना, डिजिटलाइजेशन हो गया। भाई ये परिवर्तन कैसे आया, एकदम से सबके पास में इंटरनेट आ गया क्या, नहीं आया। एकदम से सबके पास एंड्रॉइड फोन आ गया क्या, नहीं आया। आज जो 5G जमाने में आप जी रहे हैं, हर गांव गांव में इंटरनेट हो गया है, स्पीड मिल गई है, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया, एकदम से आ गया क्या, नहीं। धीरे धीरे सस्टेनेबल तरीके से ये क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, तो अब समझना, वैसा ही यूरोप में सबसे पहले एक भावना जागृत हुई, इसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। कौन सी भावना जागृत हुई दोस्तों, राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है कि आजादी की लड़ाई, इसको हम आसान भाषा में बोलेंगे आजादी की लड़ाई। ठीक, इसका प्रारंभ जो हो चुका था ये फ्रांस की क्रांति से होता है। ठीक, और इस फ्रांस की क्रांति की जो बात है, इसका फैलाव फिर धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ, यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। किसका, राष्ट्रवाद की भावना का विकास। तो जब अन्य देशों में हुआ तो हमको परिणाम क्या मिले, कि जो राजशाही व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था क्या होने लगी, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम से, धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, और अब शासन किसके हाथों में चला गया, शासन वहां के लोगों के द्वारा किया जाने लगा। और यही परिवर्तन आज भी हम देखते हैं, मतलब आज का, या हम कहेंगे वर्तमान, अगर यूरोप की बात करूं तो वर्तमान में यूरोप जैसा दिखाई पड़ रहा है, वो धीरे धीरे ये परिवर्तन का परिणाम रहा। ठीक, चलो भैया, तो ये क्या बोल रहा है कि आधुनिक राज्य की अवधारणा और प्रथाएं, जिसमें एक केंद्रीकृत शक्ति जो स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहना, है ना। संप्रभु का मतलब क्या होता है, अपने किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहना, किसी पर आश्रित नहीं रहना, है ना। तो केंद्रीकृत शक्ति का मतलब क्या होता है, कि अब जो सेंट्रलाइज पावर जो होती थी पूरे देश को, किसी क्षेत्र को चलाने के लिए, वो पावर किसके पास में आ गई बच्चों, किसके पास में आ गई, उन लोगों के पास जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। जैसे आज मोदी जी सेंट्रल पावर है, हाँ, क्योंकि उनको जनता ने चुनकर भेजा है। ठीक है, चलो, तो ये धीरे धीरे हो रहा था। फिर क्या हुआ सर, अब राष्ट्र राज्य आता है। अब यहां पर राष्ट्र राज्य को समझेंगे। राष्ट्र राज्य वह था जिसमें न केवल उसके शासक बल्कि अधिकांश नागरिक साझा पहचान और साझा इतिहास या वंश की भावना विकसित करते थे। राष्ट्र राज्य का मतलब यह था कि किसी एक व्यक्ति की पहचान ना हो, किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार ना हो, बल्कि किस किस के पास में अधिकार होना चाहिए, सारे लोगों को अधिकार दिए जाएं, सारे लोग शासन प्रशासन का हिस्सा हों। ठीक है, डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। जो लोग शासन चलाएं, है ना, उन्हें वहां की जनता के द्वारा भेजा जाए। ये चीजें और साझा इतिहास, मतलब एक दूसरे से मिलकर रहना, किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, किसी प्रकार के काले गोरे में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई किसी भी जाति का रहे भैया, सब मिलकर करेंगे यार, क्या दिक्कत है। चलो, यह समानता अनादिकाल से अस्तित्व में नहीं थी। मतलब ये जो समानता की भावना जो है, जिसको हम राष्ट्र राज्य में हम देखते हैं, ये पहले से नहीं था। जब लोगों को पता चला कि यार हम तो सब दबे कुचले लोग हैं, हमको ये राजा महाराजा हमारा यूज करते हैं, तो क्यों ना जब हम सब एक हो जाएंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, हमको एक नई पहचान मिलेगी, राजशाही को हम समाप्त करेंगे, क्यों हम जी हुजूरी करें, हम हमारे लोग होंगे, हमारे अधिकार होंगे। तो ये पहले से नहीं था दोस्त, ये परिवर्तन का परिणाम रहा। ठीक है, अस्तित्व में नहीं थी, इसे बहुत सारा संघर्ष किया गया, बहुत सारे नेताओं ने अपनी बलिदानी दी, आम लोगों के कार्यों के माध्यम से इसको गढ़ा गया। मतलब ये जो राष्ट्र राज्य की परिकल्पना है, इसके लिए लोगों ने खूब सारा संघर्ष किया, खूब लड़ाई लड़ी।
भाई ऐसे तो कोई शासन सत्ता छोड़ के ना जाएगा मुन्ना। हाँ, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। तुम्हें अगर पढ़ना है, चीजें याद करनी, तो क्लास तो देखनी पड़ेगी। ऐसे ही याद हो जाएगा क्या मुन्ना? ना जी ना। चलो आगे बढ़े। चल, अगला क्या कहता है? यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर नजर डालेगा जिनके माध्यम से 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। अब हम फिर से अध्याय पर आते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्त? सबसे पहले हमने फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, इसकी क्या पेंटिंग देखी, है ना? तो पेंटिंग में इसने एक आइडियल स्केच बनाया है आइडियल डेमोक्रेसी का। ठीक, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया है। ठीक, चित्र पढ़ लिए सर? हाँ। उसके बाद में हमने पाठ में क्या पढ़ा? हमने देखा कि ये फ्रांस की क्रांति का क्या मसला है। हमने देखा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है फ्रांस की क्रांति के बारे में। इस फ्रांस की क्रांति ने हमको किसके बारे में बताया? राष्ट्रवाद के बारे में बताया। तो हमने उसको एनालाइज किया कि देखो, आज जिस पार्ट में हम यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो हमको फ्रांस की क्रांति जाननी पड़ेगी कि राष्ट्रवाद क्या होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि देखो, आज जो आप यूरोप देख रहे हो, है ना, आज जो यूरोप की व्यवस्था देख रहे हो, यूरोप की व्यवस्था देख रहे हो, ये पहले से नहीं थी। ये पहले से नहीं थी। इसके लिए बहुत सारा क्या किया गया? संघर्ष किया। बहुत सारे नेताओं और आम जनता ने क्या किया? संघर्ष किया। और उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो पाया। ठीक है, चलो यहां तक कंक्लूजन हो गया। फिर राष्ट्र राज्य के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जो बात मैं पहले से कह रहा था, वो बात मैं यहां पर भी बता रहा हूं कि ये फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में होती है बेटा, है ना? तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद की क्या हुई? चर्चा हुई, या ये आवाज बुलंद हुई। ठीक, फिर क्या हुआ सर? जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रांस 1789 में एक निरंकुश सम्राट के शासन के अधीन एक पूर्ण विकसित प्रादेशिक राज्य था। अब क्या बोल रहा है सर? नहीं समझ में आया? देखो, 1789 में निरंकुश सम्राट के शासन के अधीन एक पूर्ण विकसित प्रादेशिक राज्य था। मतलब ये, इसके पहले तक राजा महाराजाओं के अधीन, निरंकुशता मतलब किसी प्रकार से जनता के बारे में अंकुश नहीं लगाना, है ना, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलाना जैसा कि वो चाहते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन के कारण संप्रभुता राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक समूह को हस्तांतरित हो गई। ये तो आपकी किताबी लैंग्वेज में बताया, ये किताब ने बताया आपको, बुक ने बताया। अब मैं इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि देखो, पहले राजा महाराजा का शासन था, है, राजा के पास सारी शक्तियां थी। सारे निर्णय कौन लेता था? राजा लेता था। ठीक है सर। फिर क्या हुई? फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति तब होती है जब जनता खुश नहीं होती है, हैं? समझ में आया? जब जनता खुश नहीं है इस राजा से, तो जो राजा के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। बाकी सब लोग प्लान बनाएंगे, है ना, उनको हराने का, है ना। तो क्रांति हुई। क्रांति हुई तो राजा के पास राजनीतिक अधिकार भी थे।
सारे अधिकार हुआ करते थे। तो फ्रांस की क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या निकल कर आया कि अब जो शक्ति राजा के पास थी अब किसके पास आ गई, प्रजा के पास, या यूं कहो वहां के नागरिकों के पास, है ना। परिवर्तन होना, या परिवर्तन नहीं बोलेंगे, हस्तांतरित होना, शिफ्ट हो गई। मान के चलिए आज आपके पापा के पास सारी पावर है, कल को कुछ ऐसा हो, मम्मी तुम सब तुम तीन चार मिलकर पापा की बात पर एग्री ना हो और बोलो कि नहीं नहीं, फिर वो बेचारे अकेले हो जाएंगे, तुम एकजुट हो जाओ, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी चलने लगेगी। तो मतलब जो पावर पापा के पास थी वो शिफ्ट हो गई। हम्म। चलो, समझ में आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल आएगा। क्रांति ने घोषणा की कि यह लोग ही हैं जो अब से राष्ट्र का गठन करेंगे और इनके भाग्य को आकार देंगे। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम एक और नारा सामने निकल कर आया, क्या कि देखो अब तो शासन सत्ता जनता ही डिसाइड करेगी, कोई एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, जनता लेगी, जनता की चलेगी। ठीक है, ये किसने कहा, फ्रांस के लोगों ने कहा। किसने कहा दोस्तों, फ्रांस के लोगों ने कहा। ठीक। अब देखो ये क्या क्या करते हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, अब हम थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति को डेप्थ में जाकर समझेंगे कि सर अभी जो आप हाइलाइट्स बता रहे थे, राष्ट्र राज्य के बारे में बताया, बार बार फ्रांस की क्रांति का जिक्र कर रहे थे, है ना। आप बार बार बात कर रहे थे कि कैसे राजशाही सत्ता किसके पास, नागरिकों के पास चलेगी। तो आइए चलिए थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति को डिटेल में समझेंगे, और ये राष्ट्र का विचार क्या होता है इसको डेप्थ में जाकर समझेंगे। चलो भैया, डेप्थ क्या है समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांतियों ने विभिन्न उपाय और प्रथाएं शुरू की जिनमें फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। देखो, क्रांति एकदम से चालू नहीं हुई। हम्म? जैसे आज डिजिटल क्रांति हो गई है, समझ में आया, शिक्षा के डिजिटलीकरण से कितना परिवर्तन आया, एकदम से आ गया। क्या आज आप मेरा कोर्स देख पा रहे हैं, या आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरुआत की गई होगी। भाई किसी ने कोई छोटे से शॉर्ट वीडियो डाला होगा, फिर धीरे से यूट्यूब में एक व्यक्ति ने डाला, दो व्यक्ति ने, फिर सारे यूट्यूबर्स साझा हो गए कि चलो भाई हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें फ्रांसीसी क्रांति में पहले कुछ सारी प्रथाएं शुरू की गई जिससे कि लोगों में एकता की भावना जागृत हो, है ना। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे लोगों को इकट्ठा करना है, डीजे बजा दो। मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जैसे मंदिरों में पुराण होना, है ना, कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवा देना, किसी को सम्मान समारोह, तो किसी तरह ये एकजुट होने के लिए या एक होने के लिए कुछ ना कुछ प्रथाएं चलते रहती थी, क्रियाकलाप होते रहता था। अब इसमें यहाँ पर जो विचार आपको देखने को मिलेंगे दो तरीके के, एक लॉ पेट्री और एक ले सिटोयन। लॉ पेट्री का विचार पैतृक भूमि से संबंधित है, और ले सिटोयन का मतलब है वहां के नागरिकों से। ठीक है, अब इसको समझना। उन्होंने संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एक एकीकृत समुदाय के राष्ट्र पर जोर दिया। समझना, इसने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, जो नागरिक हैं और जो हमारी पैतृक भूमि है ना, तो जो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी अपनी पैतृक भूमि है ना, और इस भूमि में रहने वाले सभी लोग जो हैं उनके पास समान अधिकार होंगे। ठीक है, और हम सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक, ये बात किस में बताया गया, इस फ्रांसीसी क्रांति के विचार के तहत सामने आई। और पूर्व शाही ध्वज के स्थान पर एक नया फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा चुना गया। देखो, जो पहले फ्रांसीसी जो हुआ करता था उसको हटाकर इन्होंने क्या किया, नया तिरंगा झंडा बना दिया। ठीक, अब भाई कुछ तो छेड़ी तो लेनी पड़ेगी। हम्म? पहले तो बहुत सारी प्रथाएं चालू कर दी जिससे कि लोग इकट्ठा हो सके। फिर बाद में क्या किया
कि भाई हम जो आम नागरिक हैं जिनकी और जो संपत्ति है इसका सबके बीच में बंटवारा हो या सबका अधिकार हो, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं इस तरीके। फिर अपना इन्होंने सिंबल भी चेंज कर लिया। फिर रियासत जनरल का चुनाव, है ना, जैसे ही राजशाही के खिलाफ संघर्ष हुआ तो इन्होंने अपना बोला कि हम जो रियासतें हैं जो पहले राजा संभालता था अब कोई और व्यक्ति संभालेगा, जिसको रियासत जनरल कहा गया, है ना। और इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा किया गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब ये कि पहले जो राजगद्दी में एक राजा, किसी वंश का राजा बैठा करता था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बोले अब वहां पर जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति क्या करेगा, बैठेगा। समझ आया सभी को? ठीक है, चलो। नए भजन रचे गए, शपथ ली गई, शहीदों को याद किया गया और सब कुछ राष्ट्र के नाम पर किया गया। जैसे हम आज, आपको समझना कि आज अगर हम एक दूसरे को जोड़ें, राष्ट्र भावना से जोड़ें, तो कैसे कैसे गीत गाते। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मतलब देश को बताया गया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, है। ये क्या है, ये गीत है, हमको हमारे देश के प्रति जोड़ते हैं। ठीक है, तो वैसा इन्होंने शहीद को याद किया जाता है। वीर भगत सिंह जी की जय हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारे लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जय हो, अमर शहीदों की जय हो, सब लगाते। तो यही सब कुछ राष्ट्र के नाम पर फ्रांसीसियों ने किया। और एक केंद्रीकृत, क्या क्या हुआ भैया, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की गई। इसने अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। देखो भैया, जब आजादी मिली तो सबके लोगों के लिए समान एक साथ नियम बनाए। आंतरिक सीमा शुल्क और बकाया राशि समाप्त कर दी गई। जो पहले शुल्क उल्क लिया करते थे, है ना, उसको समाप्त किया गया। बोले पुराना पुराना रहने दो, और इंटरनल जो टैक्स वैक्स हुआ करते थे वो सब समाप्त कर दिए। वजन और माप की एक समान प्रणाली अपनाई गई। जो पहले वजन और माप की अलग अलग प्रणाली हुआ करती थी, वो एक साथ एक प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी लोग? ठीक। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। फिर क्या हुआ सर, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया तथा फ्रेंच जो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी राष्ट्र की आम भाषा बन गई। मतलब क्षेत्रीय बोलियों को थोड़ा सा बोला गया कि नहीं नहीं, अपन कोई भी एक भाषा, अब जैसे भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा चर्चित क्या है, हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा चर्चित कौन सी भाषा है, हिंदी है। हम्म, है नहीं है, नहीं है क्या? हाँ जी है। बाकी क्षेत्रीय बोली तो बहुत सारी, कोई मराठी बोलता है, मतलब क्षेत्रीय बोलियां हैं, लेकिन पूरे देश को एक करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, पर वहां पर फ्रेंच, वहां पर किसका यूज किया जाने लगा, फ्रेंच। ठीक। अब मापांक 3 में हम देखेंगे क्या होगा। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और नियति है। लोगों को जोड़ लिया गया, नारे लगाए गए, कविताएं लिखी गई, और लोगों को मोटिवेट किया गया। और बोला गया कि देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है कि ये जो राजा महाराजाओं का शासन सत्ता, इसको समाप्त कर दो। अब हम अपना शासन स्थापित करेंगे और इस टाइप से शासन होगा कि सब लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, माप की समान पद्धति होगी, बकाया सब माफ कर देंगे, जितना टैक्स मैक्स है, इंटरनल टैक्स सब समाप्त। ठीक। और जो व्यक्ति बनेगा, जो नया व्यक्ति जो जिसको सत्ता संभाले, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलकर शासन कर लेने, किसी न किसी को प्रतिनिधि बनाना पड़ेगा, पर वो प्रतिनिधि जो होगा वो जनता के द्वारा चुना होगा। ठीक है, चलिए। जब फ्रांस में घटी घटनाओं की खबर पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुंची तो छात्रों और शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना शुरू कर दी। जी हाँ, अब ध्यान से समझना, जैकोबियन क्लब क्या है, कैसे फ्रांस की क्रांति का विचार पूरे विश्व में फैल गया, और कैसे यूरोप एक राष्ट्र राज्य बना,
ये अगले एपिसोड में समझेंगे। इसके लिए आप बने रहिएगा। आपको अगले एपिसोड में मैं इसकी कहानी बताऊंगा और मैं बताऊंगा नेपोलियन बोनापार्ट उसने क्या नियम कानून बनाए थे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि जैकोबियन क्लब क्या होता है, यूरोप में राष्ट्र राज्य की परिकल्पना का पूरे विश्व मतलब पूरे यूरोप में कैसे प्रचार प्रसार हुआ, कैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया, इसकी पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। और मजेदार होने वाला है सेशन। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना, इसकी आपको एप्लीकेशन में एक प्रॉपर पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, और हम लोग इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। जो कोर्स आपका दिसंबर में होता है वो कोर्स हम आपको अगस्त से सितंबर के बीच में कंप्लीट कराने वाले। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली क्लास के साथ। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।